हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि अपनी पढ़ाई, सेहत और फैमिली का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था इसके पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो आज हम बात करेंगे संवेग यानी कि मोमेंटम के बारे में। संवेग यानी कि मोमेंटम के बारे में, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, या ये सभी को बताया कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, उस पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पर, तो वो जो है वो उसके मास यानी कि इस बॉडी में जितना भी इसका होल मास यानी टोटली यानी जो पूरा द्रव्यमान होगा इसका टोटली मास, और जो उसमें त्वरण होगा उस पर निर्भर करता है। कैसे? यानी कि इस फॉर्मूले से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। जो F है वो m पर भी निर्भर करता है, F है वो a पर भी निर्भर करता है। लेकिन a एग्जैक्टली क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर बटा समय अंतराल। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो F होता है वो इनडायरेक्टली v पर निर्भर करता है। हम ये भी तो कह सकते हैं जैसे कि अगर किसी वस्तु का कोई बॉडी है वो बहुत ही फास्टली मूव कर रही है, यानी कि जो उसका वेग है वो बहुत तेज है, तो उस पर जो बल लगाएंगे वो भी तो हमें, उस पर जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो भी तो हमें बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो वस्तु जाके रुकेगी। जैसे कि कोई वस्तु है वो गति की अवस्था में है, यानी कि वो इन मोशन में है, वो जो है मोशन में है। तो अगर ये मोशन में है और हमें इसको रेस्ट में लाना है, इसको जैसे कि इसको रोक करके रेस्ट में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी में जो है वो हैवी मास है, मासिव बॉडी है, उसके पास बहुत हैवी मास है, बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है उसका, तो उसको उठाने के लिए हमको बहुत बल लगाना पड़ेगा। जैसे 5 किलोग्राम की 5 किलो चीनी है और फिर वहीं कहीं 50 किलो चीनी है, तो 5 किलो चीनी को उठाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5 किलो चीनी के बोरे को उठाने के लिए हमको कम बल लगाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू 50 किलोग्राम की जो शुगर पैकेट होगी उसको। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम फोर्स को उसके द्रव्यमान और इनडायरेक्टली उसके वेग यानी कि उसके जो मास और उसके वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इन दोनों पर निर्भर करता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो ये संवेग है आपका, इस संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका फार्मूला बनता है वो बनता है m इंटू v। जो फार्मूला बनता है वो बनता है m इंटू v। यानी कि ये चीज जो है वो इसी से निकली है कि जो m होता है वो इसी पर निर्भर करता है, जो f होता है वो इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है, इसी अकॉर्डिंग पे जो p है वो इन दोनों पर निर्भर करता है। तो अगर हम मोमेंटम की डिफिनेशन को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी विद वेलोसिटी ऑफ बॉडी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इतनी बातें साथियों समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो मैं इसको मिटा करके अब एक प्रॉपर डिफिनेशन इसकी लिख देता हूं। अगर किसी भी विद्यार्थी ने इसका पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो है वो लेक्चर दिया गया है, वो जाके इसको देख सकता है। और अगर किसी ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसको सब्सक्राइब कर दे, और अगर इसको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इस लेक्चर को आप लाइक भी कर दीजिए। अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी दिया गया है। तो हम क्या कह रहे थे कि हम संवेग की बात कर रहे थे। तो अब संवेग, तो संवेग क्या होगा? अगर हम संवेग के बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को
उस वस्तु का संवेग, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो p बराबर m इंटू v होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो p है, जो v है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, वो एक सदिश राशि है। तो इसलिए जो p होगा ये भी एक सदिश राशि ही होगी। तो यानी कि जो मोमेंटम होता है वो आपका सदिश राशि है। इसी में जोड़ दिए कि इसकी नहीं, संवेग की दिशा वही होगी जो वस्तु के वेग की होगी, जो वस्तु के वेग की होगी। इतनी बातें क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसकी यूनिट हम लिख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? देखिए द्रव्यमान, देखिए मास है यानी कि ये द्रव्यमान है, और इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। फिर हम डैश लगाते हैं, ये वेग है, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम इसको न्यूटन से निकालें, यानी कि अगर इसको हम फोर्स से निकालते हैं तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड, इसकी यूनिट ये होगी। तो ये दोनों में रिप्रेजेंट की जाती है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गई अब संवेग की बातें। इसके बाद हम कुछ कंडीशन बनाएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप समझ लीजिए एक बार फिर से, कि संवेग क्या होता है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जैसे कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जो बल है वो उसके वेग और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो संवेग की डिफिनेशन वहीं से निकल के आती है। असल में जो गति का द्वितीय नियम था वो संवेग से ही निकला था, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है। तो ये जो वहीं से निकला था, ये बस समझ लीजिए कि उसी को जो है तोड़ मरोड़ के निकाल दिया गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी कि जो उस वस्तु का मास होगा उसका, और वेग यानी कि जो उसका द्रव्यमान होगा और जो वेग होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसी को हम उसका मोमेंटम कह देंगे। ठीक है, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल P से हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, शक्ति को। आगे हम पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य में इसको। ये सदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो वस्तु के वेग की होगी। एक बात और, इसको हम अगर वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें तो अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो हमको पता था कि हम इस पर एक तीर लगा देते हैं। ये इसका वेक्टर नोटेशन है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो इसके फॉर्मूले में जो है वो v में ही डायरेक्शन है। तो ये m तो जो हो गई वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, लेकिन जो v है उसके पास वो जो है वो वही वेक्टर है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसके पास कोई डायरेक्शन है नहीं। तो जो इसी की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन एज इट इज हो जाएगी। लेकिन अगर इसके पास भी डायरेक्शन होती, यानी कि अगर m भी डायरेक्शन कंटेन करता, तो इन दोनों का परिणामी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आता, वो p की डायरेक्शन होती, वो डायरेक्शन p की होती। इतनी बातें क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डिस्कस की, यानी हम इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे और उसके आधार पर बताएंगे संवेग के बारे में। अगर कोई नया बच्चा है तो वो थोड़ा धैर्य रखे, उसको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ये चीजें इतनी कठिन नहीं है, उसका भी पॉलिटेक्निक का पेपर बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बस वो हमारे साथ बनाए रखे। अब पहली कंडीशन में क्या हम लिखते हैं, जैसे हम मान लें हमने कोई दो वस्तु लिया, एक ले लिया m1 द्रव्यमान की और एक ले लिया m2 द्रव्यमान की। तो हम ये कह दें कि m1 मतलब कि हल्का है m2 से,
या m2 जो है वो m1 से भारी है, तो और जो v है वो समान है, दोनों का वेग बराबर है, ठीक है। तो P1 क्या होगा, P1 बराबर होगा m1v और P2 बराबर क्या होगा m2v, ठीक। अब इन दोनों को भाग दे दीजिए, तो v से v कट जाएगा, यानी कि P1 अपॉन P2 बराबर क्या आया m1 अपॉन m2। तो चूंकि m2 ज्यादा है m1 से, इसलिए अब P1 और P2 में से कौन बड़ा होगा, अगर m2 ज्यादा है m1 से, तो ये देखिए ये इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 का, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m2 का, इसलिए यहाँ पे m2 बड़ा है, इसलिए P2 भी बड़ा हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन में हमने क्या ले लिया था, सॉरी इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं पहले कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि समान वेग से चलती हुई वस्तु जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान की है, उसका जो संवेग है वो भी भिन्न भिन्न होगा, यानी कि समान वेग से गतिशील एक भारी तथा एक हल्की वस्तु का, एक भारी तथा एक हल्की वस्तु में संवेग भारी वस्तु का अधिक होगा। इस नोटेशन से जो है ये निष्कर्ष निकलता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या कहते हैं, अब पहला पॉइंट क्या था, तो अगर हम इसमें वेग बराबर कर देंगे तो नियर अबाउट यही आ जाएगा, क्योंकि जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही माने जाते हैं। जैसे कि हमने m1 m2 में दिया, अब हम v1 v2 में अगर कोई बड़ा कर दें, तो इसके अलावा हम कह दें कि यदि P1 बराबर है P2 के, P1 बराबर है P2 के, और क्या है, और m2 जो है वो बड़ा है m1 के, यानी कि P1 बराबर है P2 के और m2 बड़ा है m1 के। अब बात करते हैं P1 क्या आएगा, P1 आ जाएगा m1v1 लिख देते हैं, और P2 जो आएगा वो आएगा m2v2। तो इसका मतलब क्या हुआ, m2 अपॉन m1 बराबर v1 अपॉन v2। ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका निष्कर्ष निकलेगा यदि, एक मिनट इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इन दोनों को एक साथ समझें। m1 अपॉन m2 बराबर v2 अपॉन v1, तो निष्कर्ष में आएगा यदि एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान हो, तो यदि एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान हो तो क्या होगा, तो हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा, यानी कि इन दोनों का जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष क्या निकलेगा, वो निष्कर्ष निकलेगा कि जो वेग v1 है वो वेग v2 से
ज्यादा होगा। तो अब इस बात को हम यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि अगर m1 m2 से ज्यादा, m1 m2 से कम था, तो यहाँ क्या था, यहाँ जो p था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 के और m2 के। ठीक है, तो अगर p और p2 दोनों को हमने भाग दे दिया तो क्या है कि हमने ये माना था और हम ये ले आए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भारी वस्तु और हल्की वस्तु है, उन पर संवेग उन वस्तु के जो संवेग है उन पर बल लगाया जा रहा है, तो बल लगाने से जो संवेग उत्पन्न होगा, जो मोमेंटम आएगा, जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, उसमें से दूसरी वस्तु का जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पहली वस्तु के रिस्पेक्ट में दूसरी वस्तु का जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन वही लिखा कि समान वेग से गतिशील, यानी कि अगर दोनों का वेग समान हो, दोनों का वेग जो है वो v दे दिया है, हमने इसको v कर दिया है, एक भारी था एक हल्की वस्तु, यानी कि दोनों का द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है, वे संवेग भारी वस्तु का अधिक होगा, यानी कि भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने संवेग को बराबर कर दिया और द्रव्यमान की कंडीशन को वैसे ही रहने दिया जैसे पहले थी। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे दोनों का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है, दोनों लोग आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि एक हल्की और भारी वस्तु का संवेग समान, संवेग बराबर होगा, तो हल्की वस्तु का जो वेग होगा वो अधिक हो जाएगा, जो हल्की वस्तु का वेग है वो अधिक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बात हो गई संवेग की। अब हम बात करेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। ये संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यदि दो अथवा दो से अधिक पिंड, यदि दो अथवा, इसको मैं नेचुरली दो अथवा दो से अधिक पिंड, यदि दो अथवा दो से अधिक पिंड पर कोई बाह्य बल, पिंड पर दो अथवा दो से अधिक पिंड पर कोई बाह्य बल, दो अथवा दो से अधिक पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, कार्य ना करे, तो संपूर्ण समुदाय का संवेग संरक्षित यानी कि कंजर्व रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। एक और डिफिनेशन है, वो कौन सी है उसको भी हम समझ लेते हैं। दूसरी डिफिनेशन क्या कहती है, दूसरी डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समुदाय दो या दो से अधिक समुदाय में टक्कर के पहले
का संवेग टक्कर के बाद के संवेग से बराबर होता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इतनी बातें हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? संवेग संरक्षण का मतलब क्या हुआ? जो मैंने इतना लिख दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब समझेंगे कि उसने कहा है कि यदि दो अथवा दो से अधिक पिंड पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि जिससे कोई पिंड है वो गति कर रहा है, हम जो गति करने दे रहे हैं, विराम में रुका है तो विराम में रुका रह रहा है, कोई भी बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं, छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उससे, लेकिन कोई भी बल हम नहीं लगा रहे हैं, तो संपूर्ण समुदाय का संवेग संरक्षित रहता है। मतलब कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो जो उस पिंडों का संवेग होगा, जैसे कि संपूर्ण समुदाय या जो है दो या दो से अधिक, चाहे एक पिंड हो, दो पिंड होगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। जैसे कि एक पिंड है वो m1 का है और ये v वेग से गतिमान है, u वेग से गतिमान है, u1 वेग से, और ये है m1, ये क्या है? ये m2 है, ये दूसरा पिंड है, सॉरी ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है, ये है इसका वेग है u2। ठीक है, अब ये दोनों टक्कर करेंगे, टक्कर किए, मान लो ये टक्कर हुई और पिंड रुक जाता है तो क्या होगा? तो जो है वो वेग 0 हो गया, यानी P1 प्लस P2 बराबर 0। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन समझते हैं कि दो या दो से अधिक समुदाय टक्कर समुदाय का संवेग, दो या दो से अधिक समुदाय का संवेग टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। समुदाय का टक्कर के पहले का संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये हुआ पहले का, ये दोनों हैं, ठीक है। अब इन दोनों का संवेग क्या होगा? P1 प्लस P2, ठीक। और अगर ये सीधे आ रहे थे, एक्स एक्सिस पे आ रहे थे, और ये लड़े, ये चला गया नीचे और ये चला गया ऊपर, तो अब इसका लड़ने के बाद, टक्कर के बाद इसका वेग हो गया, जो पहला वाला पिंड था उसका वेग हो गया v1 और इस वाले पिंड का वेग हो गया v2, यानी कि इन दोनों का वेग तुरंत बदल गया। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह समझें कि ये कोई पिंड है, ये m1 है और पहले इसका जो है वो u1 था, और ये m2 है, u2 था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चले, ठीक। और मान लो इस पॉइंट पर कोलिजन होता है, ये हो गया कोलिजन, और ये अब यहाँ पे आ गया और ये चला गया यहाँ पे, तो अब इसका m1 वाले का क्या हो गया? ये हो गया इसका वेग v1 और इसका वेग v2 हो गया। तो टक्कर के पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर टक्कर के बाद का संवेग, इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। या जैसे कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कांस्टेंट लिखा है, जैसे कि पहले में दिया गया है, पहले नियम में, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपना अपना लिखने का तरीका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये होता है फार्मूला जिस पे लगता है न्यूमेरिकल। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ रही होंगी। ये खाली एक फिगर था, डायग्राम था, ये आया। अगर हम इसको और मॉडिफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम m1 वाले सेक्शन को एक तरफ ले लें और m2 वाले सेक्शन को एक तरफ ले लें तो हम लिख सकते हैं m1, ये आएगा माइनस में, सॉरी m1 आया। अब देखिए ये m1 है, यहाँ पे u1 है, हमने u1 लिखा, ये इस तरफ आएगा, दूसरे पक्ष में जाने पर जो साइन होता है वो बदल जाता है, तो ये हो जाएगा v1 बराबर, हमने m2 लिखा, अब ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा V2 माइनस U2, यानी कि M1 U1 माइनस V1 बराबर, इसको चेंज करते हैं, V1 माइनस U1 यहां पे आ जाएगा माइनस बराबर M2 V2 माइनस U2। ये हो गया, ठीक, ये चीजें आ गई। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अभी मैं इसको दोबारा लिखता हूं, तब बातें क्लियर हो जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात पूछनी हो, जो जहां टॉपिक जो नहीं समझ में आए, आप वहीं उसी समय कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर दीजिए। बाद में इसका उस कमेंट का रिप्लाई करके या किसी भी तरीके से आपको आंसर दिया जाएगा या उसकी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। जैसे कि हम बात करते हैं डेल्टा V की, तो क्या लिखते हैं? V1 माइनस V2 माइनस V1, ठीक। यह हम बात करते हैं डेल्टा V की, तो ये भी लिखते हैं V माइनस U। इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो M1 U1 ये इधर आ जाएगा, M1 V1 बराबर M2 V2 माइनस M2 U2। तो हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया और ये आ गया V1 माइनस U1 बराबर M2 V2 माइनस U2। अब ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि उसकी डायरेक्शन में परिवर्तन हो गया है, यानी कि ये माइनस साइन इसकी डायरेक्शन में परिवर्तन को बता रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस में चल रहा है, जो दूसरा वाला है वो माइनस एक्स एक्सिस में चल रहा है, वो जो है वो माइनस एक्स एक्सिस में चल रहा है। अब हम इसको इक्वेशन 1 मान के यहीं पे छोड़ देते हैं। हम समझते हैं बल तथा संवेग में, बल तथा संवेग में संबंध, जैसे कि F बराबर M में होता है, ये हम जानते हैं। तो F बराबर M, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। M बराबर डेल्टा T को हम इधर गुणा कर दे रहे हैं, त्रिज्या गुणा। M बराबर V माइनस U यहां से, तो F इंटू डेल्टा T बराबर ये हो जाएगा MV माइनस MU। मैंने क्या कहा था? ये क्या लिखा है? ये लिखा है टक्कर के पहले का संवेग और ये लिखा है टक्कर के बाद का संवेग, यानी हम इसको चाहे तो P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। और जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो हम इसको क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं डेल्टा P, तो उसका यूज हम यहां कर लेंगे। F इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा P। ये हो गया संवेग तथा बल में संबंध, ये आया संवेग तथा बल में संबंध। अब या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, या ये लिख सकते हैं वेग बल की परिभाषा, जो दूसरा नियम है उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी, बल का या सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो इसको लिख सकते हैं कि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर, टाइम रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज इन टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इतनी बातें क्लियर है? मैं इसको मिटा रहा हूं, खाली मैं इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमको इस चीज की यहां पे जरूरत पड़नी थी, इसलिए मैंने ये यहां पे लिख दिया। ये तो आ गया। अब हम दो कंडीशन इसमें भी समझेंगे, या कह लीजिए कि हम दो निष्कर्ष समझेंगे। इसके दो निष्कर्ष क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा P1, जैसा भी हमने इसके पहले लिखा था,
डेल्टा P2 माइनस लगा रहने दीजिए। सॉरी, कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे डेल्टा P नहीं लिख सकते हैं, इसको हम डेल्टा B लिख दे रहे हैं, डेल्टा V1, और इसको लिख दे रहे हैं डेल्टा V2। अब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा P1 डेल्टा P2। तो अब ये क्या बता रहा है कि ये दोनों जो संवेग हैं वो आपस में बराबर दिए हुए हैं। अब संवेग जो है वो आपस में बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 बराबर 0 लिख दें या प्लस लिख दें, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर 0। डेल्टा P होता क्या है, अभी जो यहाँ इक्वेशन बनाए थे, इस इक्वेशन जो यहाँ इक्वेशन बनी थी, F इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा P, तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, F इंटू डेल्टा T बराबर 0, F बराबर 0। ये जो F है यही आपका वाह्य बल होता है, ये जो F है यही, साथियों मित्रों, यही जो F है यही वाह्य बल होगा। और इसी वाह्य बल, देखिए वाह्य बल 0 आ गया, जो पहला लॉ लिखवाया गया था कि वाह्य बल नहीं लगेगा तो संवेग संरक्षित रहेगा। तो अगर वाह्य बल, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ये ये जो है ये इस कंडीशन को पालन करेगा। ये माइनस साइन है उसका, यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है कि वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका दूसरा भी देखते हैं, जो दूसरा होता है उसको हम यहीं से निकाल लेते हैं, यहीं से सीधे लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे, 3-5 नहीं करते हैं। इसको यहीं से लिखते हैं, F इंटू डेल्टा T बराबर F2 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T दोनों पक्षों से कट जाएगा, F1 बराबर F2। यानी ये गति के तृतीय नियम की उत्पत्ति को भी दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि जो बल एक डायरेक्शन से लगाया जा रहा है उतना ही परिमाण का बल, उसी मैग्नीट्यूड का बल और दूसरे डायरेक्शन से भी लगाया जा रहा है। और ये किस नियम में था, यह गति के तीसरे नियम में था, जो गति के तीसरे नियम में था, कि ये चीज जो है वो गति के तीसरे नियम में था। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से इन दो चीजों की उत्पत्ति होती है, या गति के तीसरे नियम से, गति के तीसरे नियम की उत्पत्ति भी इससे होती है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बचा है आवेग का, उसको भी खत्म कर देते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए, ताकि ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। अब हम बात करेंगे आवेग की। आवेग क्या होता है, आवेग को दो तरीके से परिभाषित किया सकता है। पहले इसको कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा परिमाण का बल किसी छोटे से समय अंतराल के लिए लगाते हैं, उसी को आवेग कहते हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ा परिमाण का बल बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए लगाते हैं, उसी को आवेग कहते हैं। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा, ये जो है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि ये जो है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। यानी कि F इंटू डेल्टा T का जो प्रोडक्ट होता है, बल गुणे समय अंतराल का जो गुणनफल होता है, उसी को हम आवेग कहते हैं, किसी वस्तु का आवेग कहते हैं। अब अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं इसको लिख दे रहा हूं कि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के संवेग में
किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है तथा वस्तु का तथा वस्तु का तथा वस्तु के संवेग में संपूर्ण परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के आवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी वस्तु में संपूर्ण जो परिवर्तन होता है वो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल होता है, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या करते हैं, क्रिकेट में जो कोई बॉल आती रहती है उसको वो बॉल बहुत तेजी से आती रहती है और उस बॉल पर जो आप बल लगाते हैं बैट से वो बहुत अधिक बल होता है, बहुत छोटे समय अंतराल के लिए लगाया जाता है। वो बल बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए लगाया जाता है मित्रों। तो आज का ये लेक्चर, ये टॉपिक, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक नया चैप्टर लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। पुनीत, मेरा नाम पुनीत है। कल मैं ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है तो कल आपके साथ नया चैप्टर लेकर हाजिर होता हूँ मैं पुनीत। और आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करने का ऑप्शन भी है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको और अपडेट मिलती रहे और आपका पेपर खराब ना हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।